अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा होम्योस्टैसिस और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 4-5 एमसीक्यूज तो लाजमी ही आते हैं। हमारे पास ये जो चैप्टर है होम्योस्टैसिस, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें जो सिलेबस अनाउंस किया गया है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले हमने होम्योस्टैसिस को डिस्कस करना है। स्पेशली हमने किडनी को डिस्कस करना है, जिसमें हमने एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर हमने यहाँ पर जो है वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने फंक्शन ऑफ द किडनी को डिटेल के साथ डिस्कस करना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ना आप लोग फंक्शन तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को किडनी का स्ट्रक्चर आएगा। तो हम साथ में जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे और फंक्शन को भी डिटेल के साथ देखेंगे। फिर आता है हमारे पास 15.3 कि आप लोगों ने क्या करना है, जस्टिफाई द फंक्शन ऑफ द किडनी एज बोथ एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमने 2 मेजर कैपिलरी बेड्स, जिसमें से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इनके बारे में हम डिटेल के साथ देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द काज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन। ये हम देखेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो हमारा होम्योस्टेसिस है, जिसमें हम यूरिनरी सिस्टम को मेनली डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो डिजीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है जी किडनी स्टोन है, इसी तरह से किडनी फेलियर यानी कि रीनल फेलियर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मो रेगुलेशन, इसके बारे में भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन के बारे में हमने ये बताना है कि नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होते हैं और किस तरह से जो है ये एक्सक्रीट होते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इनको डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप लोग वहां पे जाकर इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि होम्योस्टेसिस, हमारे पास ये जो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। अब ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और तो ये किन लफ्ज़ों का यहाँ पर जो है ये डेरिवेशन है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास होम्यो वर्ड है ना, ये डिराइव हुआ है होमियोस से, ठीक है। और होमियोस का मतलब क्या होता है? होमियोस का मतलब होता है जी सेम, ठीक है। और दूसरा ये जो हमारे पास वर्ड है ना स्टेसिस, ये डिराइव हुआ है यहाँ पर स्टैटिक वर्ड से, ग्रीक के स्टैटिक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? स्टेबल। तो अगर हम यहाँ पर इन दो वर्ड्स को कंबाइन करके इसको डिफाइन करें तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस हम कहते हैं स्टेइंग द सेम। क्या हम बोलते हैं? स्टेइंग द सेम इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। या फिर अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि बॉडी की हमारे पास वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखिए तो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि सपोज कर लो हमारी बॉडी का क्या होता है, हमारी बॉडी का जी वाटर लेवल होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर जो आयंस होते हैं उनका लेवल होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, उसका लेवल होता है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, यूरिया की, यूरिक एसिड की, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर गैस लेवल हो गया, ठीक है, गैस लेवल है। इसी तरह से हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये सारा कुछ जो है हमारी बॉडी का क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। इसी तरह से जो हमारा क्या होता है? ब्लड लेवल होता है, ठीक है, ब्लड लेवल है, ब्लड पीएच है, ये सारा कुछ हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। इसको हमने जो है वो क्या करना होता है? स्टेबल रखना होता है, एक सेट पॉइंट पर रखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं टेम्परेचर की। किसकी एग्जांपल ले लेते हैं? टेम्परेचर की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता है वो कितना होता है? 37 सेल्सियस होता है। अब अगर 37 से हम अबव जाएं, यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर 39 हो जाए, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमें जो है वो फीवर हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया कहते हैं। लेकिन अगर हम
यहाँ पर देखें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन भी हो सकता है, 35 पे भी जा सकता है, और इस कंडीशन को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, हाइपोथर्मिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या है 39 है 35 है, ये हमें नहीं चाहिए, ये टेम्परेचर हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल सेट पॉइंट है वो 37 सेल्सियस है, तो हमें जो है वो 37 चाहिए। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारे टेम्परेचर को इसी नॉर्मल सेट पॉइंट के ऊपर ही रखती है। अब इसको जो है वो रखने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या परफॉर्म होता है, होम्योस्टेसिस परफॉर्म होता है। और होम्योस्टेसिस के अंदर हमारी बॉडी के कुछ फंक्शन जो हैं यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज द थर्मोरेगुलेशन। थर्म जो वर्ड है ना, ये किससे डिराइव हुआ है, ये हीट से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो हम थर्मोरेगुलेशन को किस सेंस में लेते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब ये जो थर्मोरेगुलेशन होती है ना, थर्मोरेगुलेशन बेसिकली हमारे किन किन ऑर्गन से हो सकती है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन जो है दैट इज द स्किन, उसके थ्रू हमारी क्या होती है, यहाँ पर थर्मोरेगुलेशन होती है। अब थर्मोरेगुलेशन स्किन के थ्रू कैसे होती है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो स्किन में क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं जी स्वेट ग्लैंड। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है गर्मियों में, तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, उनसे स्वेट रिलीज होता है, और स्वेट रिलीज होने के बाद हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। एंड हमारे पास यहाँ पर होते हैं जी सबएशियस ग्लैंड। ठीक है, अब सबएशियस ग्लैंड जैसे कि आप लोगों को पता है ये कौन से ग्लैंड होते हैं, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर, साल्ट एंड द इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। अब ये जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है कि जिसमें हमारी बॉडी का जो साल्ट और वाटर का मेंटेनेंस है, ये कौन कराता है, याद रखिएगा ये हमारी बॉडी में किडनी करवाते हैं। कौन करवाते हैं, किडनी जो है ये इसको करवाते हैं। दूसरा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है ना, अब ये जो हमारे पास एक्सक्रीशन हो या फिर हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन हो, इन दोनों को परफॉर्म करने वाला हमारा किडनी ही होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आ रहा है नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होता क्या है, देखो भाई ऐसा हमारे पास वेस्ट जो कि मैं यहाँ पे बता दूं, जो कि हमारे पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बने। किससे बने, प्रोटीन, मैं लिख दूं यहाँ पे प्रोटीन प्लस यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से यहाँ पर जो है ये बनता है। इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्योंकि हमारे पास अगर हम प्रोटीन को देखें तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप होता है, तो वहाँ से जो है वो नाइट्रोजन रिलीज होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वहाँ पे भी आप लोगों को नाइट्रोजिनस बेसेस मिलती हैं, तो उनके थ्रू भी जो है ये यहाँ पर क्या रिलीज होता है, यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक्सक्रीशन होती है ना, एक्सक्रीशन को बेसिकली करवाने वाला हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन होता है, दैट इज द लीवर। ठीक है, लीवर होता है। अच्छा, लीवर का एक और काम भी होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है ना, इन केस कि हमने कोई खाना खाया है तो खाना खाते हुए हमें सिर्फ यूजफुल प्रोडक्ट ही नहीं मिलते, साथ साथ हमें वेस्ट भी मिलता है जो कि टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हमने कोई मेडिसिन वगैरह ली है तो मेडिसिन का भी टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो उसको रिलीज करवाने में हमारी बॉडी के अंदर जो है वो लीवर यहाँ पर हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास थोड़ा बहुत होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन। अब हमने जो है वो इस होम्योस्टेसिस के अंदर जो मेनली हमने चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज द किडनी, यानी कि हमने अपनी बॉडी का यहाँ पर जो है वो यूरिनरी सिस्टम यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ये है हमारी बॉडी का क्या चीज़, यूरिनरी सिस्टम। वन बाय वन करके इसके जितने भी कंपोनेंट हैं हम उनको डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें ना ये एक सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम। सिस्टम में कोई एक चीज़ काम नहीं करती, सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट मिलते हैं, तभी जाकर हमारे पास हमारा एक फंक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायाग्राम के अंदर देख रहे हो, तो इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है, वन बाय वन करके
करके इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज द किडनी। किडनी को अगर हम देखें तो किडनी हमारा एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि आपको राइट लेफ्ट दो जो है वो किडनीज देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो किडनी है इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी हम इसको कहते हैं। पेरिटोनियल वर्ड जो है ये पेरिटोनियम से निकला है। पेरिटोनियम क्या होती है, ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कहते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारी किडनी होते हैं हमारी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। लोकेशन की बात करें तो हमारी किडनी हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना उनके दोनों साइड पे, सपोज कर लो ये हमारा क्या है जी, वर्टिब्रल कॉलम है। अब वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर आप लोगों को क्या मिलता है, हमारा किडनी मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारा जो राइट किडनी होता है ना ये लोअर होता है देन दैट ऑफ द लेफ्ट किडनी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा राइट किडनी होता है ना, राइट किडनी के ऊपर हमारा जो है वो लिवर प्लेस होता है। लिवर के प्लेस होने की वजह से जो हमारा राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। शेप की बात करें तो इसका शेप बीन शेप होता है, कलर इसका डार्क रेडिश होता है। साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है 10 to 12 या फिर किसी किसी बुक में जो है वो 14 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। तो आपने अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लेना है कि उसमें क्या वर्डिंग लिखी हुई है, तो आपने वही जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर इसकी यहाँ पर हम विड्थ की बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी जो है यहाँ पर क्या होती है, चौड़ाई होती है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये, ठीक है, कितना होता है 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पर क्या होती है, विड्थ होती है। थिकनेस की बात करें तो 3 सेंटीमीटर ये जो है थिक होती है। और वेट की बात करें तो इसका वेट जो होता है, अगर हम अपनी टोटल बॉडी का वेट देखें, टोटल बॉडी के वेट में से इसका जो वेट होता है वो सिर्फ 1% इसका वेट होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो इसका काम क्या होता है, फिल्टर द ब्लड। ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिन है, जो भी वेस्ट है, जो भी यूरिया वगैरह है, उसको जो है वो ब्लड से क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है। फिल्टर कैसे करेंगे, ये जब मैं आप लोगों को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फिर उसका फंक्शन जब पढ़ाऊंगी ना वहां पर आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। फिलहाल इतना याद रखिए कि किडनी का जो काम है वो क्या होता है, फिल्टर द ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है यूरिनरी सिस्टम का दैट इज द यूरेटर। हमारी दोनों किडनीज से जो है यहाँ पर पाइप निकले होते हैं लाइक दिस, ये आप लोग डायग्राम के अंदर भी देख रहे हो। तो इन पाइप को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, यूरेटर। ये भी किस तरह का स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। राइट लेफ्ट दो ट्यूब्स आप लोगों को यहाँ पर एरियज होती दिखाई देंगी। लेंथ की बात करें तो लेंथ इनकी होती है 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर। और ये बेसिकली क्या होती हैं, होलो ट्यूब्स होती हैं। अब ये जो होलो ट्यूब्स होती है ना, ये इनके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें ना, इन होलो ट्यूब्स के अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, आप लोगों को मिलते हैं जी कॉलमनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। एपिथेलियल सेल आप लोगों को दिखते हैं और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाना। लोकेशन की बात करें तो ये आप लोगों को कहाँ से एक्सटेंड होते दिखाई देते हैं, फ्रॉम द रीनल पेल्विस। अब आप लोग रीनल पेल्विस का नाम सुनकर परेशान मत होइएगा, मैं अभी आप लोगों को किडनी के स्ट्रक्चर में अभी बताती हूँ कि रीनल पेल्विस क्या होती है। सिर्फ इतना याद रखें, ये जो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ से ये एरीज कर रहे होते हैं, तो ये जहां से एरीज कर रहे होते हैं दैट इज द रीनल पेल्विस, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, पोस्टीरियर टू एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अच्छा, फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को। देखो भाई, किडनी का क्या काम था, फिल्टर करना ब्लड को। अब जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से जो वेस्ट था, जो यूरिया था, वो बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो यूरिन बन गया। अब जब यूरिन बन जाता है तो उसको कलेक्ट करना होता है, किसने, इन यूरेटर्स ने। तो यूरेटर क्या करता है, इनको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके फिर ये अगली डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। अगली डेस्टिनेशन क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है।
किस तरह से ये कलेक्ट करता है? बाय पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन, ऐसे कंट्रैक्शन जिसमें मसल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होती है और एक वेव जनरेट होती है इनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। देन हमारे पास ये क्या होता है कि यूरिन कलेक्ट करके कहाँ पर आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंच जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, देखें तो हम यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग होता है, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो ये पेल्विक कैविटी के अंदर आप लोगों को दिखता है, और मेल की बात करें तो मेल में ये होता है इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को यूरिटर के सामने जो है यहाँ पर प्लेस हुआ दिखाई देता है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? टेम्परेरली स्टोर करता है किस चीज को? यूरिन को, अनटिल के ये क्या हो जाए? फुल हो जाए, और फिर ये क्या हो जाता है? इसको एक्सक्रीट कर देता है। अच्छा, अब जब यहाँ पर यूरिन जो है ये फुल हो जाता है तो ये किस तरह से यूरिन को यहाँ पर रिलीज करता है? क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं जी रिसेप्टर। क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। कौन से रिसेप्टर होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, ये जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो ये रिसेप्टर क्या होते हैं? फुल होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाते हैं, जिससे सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है। ब्रेन अगेन सिग्नल हमारे यूरिनरी ब्लैडर को देता है। यूरिनरी ब्लैडर फिर क्या करता है कि अपने जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनको ओपन करता है, एंड देन यहाँ से फिर क्या होता है? यूरिन रिलीज हो जाता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है हमारे यूरिनरी सिस्टम का दैट इज द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की बात करें तो ये क्या होती है? ओपनिंग टू द आउटसाइड, और यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो ये यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड करती है कहाँ तक? एक्सटर्नल ऑरिफाइस तक। लेंथ की बात करें तो मेल्स के अंदर इसकी जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, फीमेल्स के अंदर इसकी जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। फंक्शन इसका क्या होता है कि ये क्या करती है? कंडक्ट करता है यूरिन को आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्या चीज? कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सबसे मेन जो सिस्टम है या मेन हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? वो है जी किडनी। अब हम यहाँ पर किडनी को देखते हैं कि किडनी तो हमने कहा कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे प्लेस होता है, कितना साइज होता है, ये हमने सारी चीज़ें देखी, यानी कि हमने इसका जर्नल व्यू देखा था। अब हम यहाँ पर इसको इंटरनली देखेंगे कि हमारा जो किडनी है उसके अंदर मजीद हमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और समझ आ गई हो तो अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो यहाँ पर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, कि किडनी कहाँ पर होता है। किडनी हमारा T12 से लेकर L3 के दरमियान में प्लेस होता है। अब T12 और L3 क्या होता है? T12 का मतलब ये होता है कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम रन कर रहा होता है उसका वर्टिब्रे नंबर 12, और जो हमारा लंबर रीजन होता है यानी कि जो हमारा पेट का रीजन होता है उसमें जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम रन करता है उसका वर्टिब्रे नंबर 3। इनमें हमारा जो किडनी होता है यहाँ पर ये प्लेस होता है। समझ आ गया? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करें तो हम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको क्रॉस सेक्ट करेंगे। ठीक है, क्रॉस सेक्ट हम इसको करेंगे। क्रॉस सेक्ट किस तरह से करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, यानी कि हम इसको जो है वो इस वे के अंदर, सपोज करो ये किडनी है और किडनी को जो है वो हमने यूं इस तरह से जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वे के अंदर क्या किया है? कट किया है। कट करने पर हमें जो है इसके अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से बाकी ऑर्गन्स को देखिए हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने उनके अराउंड कोई ना कोई प्रोटेक्शन लगाई है। तो हमारा जो किडनी है इसके अराउंड जो प्रोटेक्शन है वो कौन सी है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, जो हमारे पास हमारी किडनी की जो प्रोटेक्शन होती है इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, क्या चीज? आउटर इनवेलप का। किसका नाम दे देते हैं? आउटर इनवेलप का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। अब ये जो आउटर इनवेलप होता है ना, बेसिकली ये बना होता है 3 चीजों से। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर सपोज करो ये है जी किडनी।
ठीक है। और ये आप लोग देखें, ये हमारा किडनी का हमारे पास जो पहली चीज यहाँ पर इंक्लूड होती है दैट इज द, हमारे पास एक टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, एक टिश्यू लेयर होती है। उस टिश्यू की लेयर को हम नाम क्या दे देते हैं, रीनल फेशिया। ये आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो कि ये वाली जो सबसे बाहर लेयर है दैट इज द रीनल फेशिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और लेयर आती है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, वो भी टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास टिश्यू की लेयर होती है ना, ये कौन सा टिश्यू होता है, ये होता है जी एडिपोज टिश्यू, जो कि बेसिकली हमारे पास एक फैटी लेयर होती है। और इसका काम क्या होता है, ये जो हमारे जो किडनी होता है इसके ऊपर जितना भी फ्रिक्शन पड़ती है, जितने भी इसको शॉक्स लगते हैं ना, तो यहाँ पर इस एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है कि ये इनको एब्जॉर्ब कराता है ताकि हमारा किडनी जो है वो इंजर ना हो सके। तीसरी चीज जो यहाँ पर इंक्लूड होती है हमारे आउटर इनवेलप में दैट इज द रीनल कैप्सूल, ठीक है, रीनल कैप्सूल। अब यहाँ पर रीनल फेशिया के बाद जो है वो क्या आता है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ये है जी एडिपोज टिश्यू, ठीक है, क्या है जी, एडिपोज टिश्यू है, समझ में आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला जो आप लोग ये जो लेयर देख रहे हो इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं जी रीनल कैप्सूल का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चीजें होती है ना, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलकर हमारे किडनी का इनवेलप बनाती हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसको, किडनी को, ठीक है। ये आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें, ये तो आउटर इनवेलप था। आउटर इनवेलप के अगर हम यहाँ पर आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें जो है वो किडनी का ये जो आप लोग पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन दिखाई देता है, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इस रीनल कॉर्टेक्स के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखता है, ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, लाइक दिस, ये आप लोगों को दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं, ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, ये ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं, जिनको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं कॉर्टिकल, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का इनको हम नाम दे देते हैं, समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स के बाद आप लोगों ने जितना भी यहाँ पर एरिया आप लोग देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये बाहर की तरफ था हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स, ये जहां जहां मैं डॉट लगा रही हूँ ये रीनल कॉर्टेक्स था। बाकी ये वाला जो आप लोग पोर्शन बचा हुआ देख रहे हो, रिमेनिंग पोर्शन, ये सारे का सारा हमारे पास क्या होता है, मेड्यूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, रीनल मेड्यूला का, ठीक है। अब इस रीनल मेड्यूला के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है क्या दिखाई देते हैं, इन्वर्टेड आप लोगों को ट्राइंगल शेप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, इन्वर्टेड ट्राइंगल, ठीक है, इन्वर्टेड ट्राइंगल आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और इन स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे देते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं रीनल पायरामिड। और ये जो रीनल पायरामिड होते हैं ना, तो रीनल पायरामिड एक किडनी के अंदर कितने होते हैं, तकरीबन आप लोगों को 7 से लेकर 11 तक ये रीनल पायरामिड हमारी एक किडनी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स है या फिर रीनल मेडुला है, रीनल मेडुला में क्या है, रीनल पायरामिड है। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो ग्रैन्यूल होते हैं ना, वो यहाँ पर रीनल पायरामिड्स के दरमियान में यहाँ पर आए होते हैं, ठीक है ना, यूं इस तरह से आए होते हैं। तो अब यहाँ पर ये इस स्पेस में आने की वजह से यहाँ पर क्या बना रहे होते हैं, यहाँ पर ये कॉलम बना रहे होते हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं रीनल कॉलम। क्या कहते हैं, रीनल
कॉलम भी हम इसको यहाँ पर नाम देते हैं। समझ आ गया इतना? अच्छा, मजीद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो क्या होता है, जो रीनल पायरामिड होते हैं ना, इससे छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल रही होती है? छोटी छोटी ट्यूब्स, यूं इस तरह से। ठीक है ना, हर रीनल पायरामिड से क्या निकलती है? यूं इस तरह से छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं। इन छोटी छोटी ट्यूब्स को हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं? हम इनको नाम दे देते हैं माइनर केलिक्स का। इसका नाम दे देते हैं माइनर केलिक्स का, हम इनको नाम दे देते हैं। अब ये जो माइनर केलिक्स होती हैं, फिर ये क्या करती हैं? ये मिलकर एक बड़ी सी क्या बना देती हैं? एक बड़ी सी ट्यूब बना देती है, लाइक दिस। ठीक है, ये मिलती है और एक बड़ी सी क्या बन जाती है? ट्यूब बन जाती है। अब ये जो हमारे पास क्या होती है, माइनर केलिक्स होती है ना, तकरीबन एक किडनी के अंदर आप लोगों को जो है वो 8 से 10 जो है ये माइनर केलिक्स दिखाई देती हैं। अब 8 से 10 माइनर केलिक्स जो है ये मिलकर क्या बना देती हैं? ये मिलकर ये मेजर केलिक्स बनाती है। क्या बनाती हैं? मेजर केलिक्स बनाती है। अब ये जो मेजर केलिक्स है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें एक मेजर केलिक्स कितने माइनर केलिक्स के मिलने से बनता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 से 3 हमारे पास यहाँ पर माइनर केलिक्स मिलती हैं, तो एक हमारे पास क्या बनता है? मेजर केलिक्स बनता है। और एक किडनी के अंदर मेजर केलिक्स कितने होते हैं ये भी याद रखिएगा, 2 से 3 ही हमारी किडनी में क्या होते हैं? मेजर केलिक्स आप लोगों को दिखाई देते हैं। समझ आ गया? अच्छा, एक और चीज कि हमारा जो रीनल पायरामिड होते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर अगर हम देखें बेस के ऊपर, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है ना, थिक होने की वजह से इनको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं? इनको हम नाम दे देते हैं रीनल पैपिला का। ठीक है, रीनल पैपिला का इनको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया मेजर केलिक्स तक। मेजर केलिक्स जो है फिर यहाँ पर ओपन हो जाती है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये देखें, ये फिर ओपन हो जाती है इन एरियाज के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, इन एरियाज के अंदर जो है यहाँ पर ओपन हो जाती है। इनको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं? रीनल साइनस का। किनका नाम दे देते हैं? रीनल साइनस का हम इनको नाम दे देते हैं। अब ये जो रीनल साइनस होती है ना, फाइनली ये यहाँ पर जो है ये ओपन हो जाती है। ये वाला एरिया जो आप लोग देख रहे हो, इसको अब हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं? रीनल पेल्विस का। किसका नाम दे देते हैं? रीनल पेल्विस का इनको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। समझ आ गया इतना? अच्छा, फिर क्या होता है कि जो हमारा किडनी होता है, किडनी के अंदर कुछ ब्लड वेजल्स भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो हमारे पास ये जो आप लोग देख रहे हो रेड कलर में, बेसिकली इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं? रीनल आर्टरी का नाम दे देते हैं, जो कि हमारी किडनी के अंदर ब्लड को लाती है। फिर ये जो आप लोग ब्लू कलर के अंदर वेन देख रहे हो, ठीक है, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं? रीनल वेन का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जहां पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन जहां पर ये एंटर होती हैं हमारी किडनी के अंदर, तो यहाँ पर ये क्या बनाती हैं? एक नॉच बना रही होती हैं। ठीक है, लाइक दिस। ये देखिए, यूं इस तरह से ये क्या बन रहा है? एक नॉच बन रहा है। तो ये जो नॉच होता है, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं? इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हीलम का। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारे का सारा स्ट्रक्चर किस चीज़ का? हमारी किडनी का। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो हमारा किडनी होता है, किडनी जब क्या कर लेता है? ब्लड को फिल्टर कर लेता है, तो यहाँ से पाइप स्टार्ट होता है, दैट इज द यूरिटर। ठीक है, फिर यूरिटर इस यूरिन को कंडक्ट करके यूरिनरी ब्लेडर में ले जाता है। यूरिनरी ब्लेडर फिर जो है वो यूरिन को रिलीज कर देता है थ्रू दी यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरे का पूरा एक किडनी का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमने जो है वो किडनी का सारा स्ट्रक्चर देखा, लेकिन हमने कहा कि जो हमारा किडनी होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है। अब ब्लड को फिल्टर करने वाला फिल्टर है कहाँ पे? तो वो मैं अब यहाँ पर जो है आपको डिटेल से बताती हूँ कि अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन की, जो कि हमारी किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास हमने पीछे जो है वो स्ट्रक्चर देखा पूरे का पूरा किडनी को, लेकिन हमने यहाँ पर जो है वो कहीं पे भी हमने जिक्र नहीं किया नेफ्रॉन का। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन बेसिकली हमारे किडनी के किस पोर्शन में होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को
किडनी के अंदर हमने दो मेन रीजन पढ़े थे, एक कॉर्टेक्स और दूसरा हमारे पास मेडुला। तो यहाँ पर कहाँ हमारे किडनी के अंदर ये प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को हमारे कॉर्टेक्स में भी मिलता है, देन आप लोगों को यहाँ पर जो है वो हमारे मेडुला के अंदर भी मिलता है। अब कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ये प्रेजेंट होगा मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी, जब ये मैं अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ा लूंगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा नेफ्रॉन किडनी के किस पोर्शन में होता है, कौन सा किस पोर्शन में होता है, ठीक है। अभी जो है वो हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमारे पास हम नेफ्रॉन को दो मेजर पार्ट के अंदर ही डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास जो पार्ट होता है दैट इज द रीनल कॉर्पसल, क्या होता है, रीनल कॉर्पसल। और दूसरा हमारे पास जो इसका पार्ट होता है दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल, क्या बोलते हैं हम उसको, रीनल ट्यूब्यूल हम इसको बोलते हैं। अब ये जो रीनल कॉर्पसल है इसके अंदर मजीद आप लोगों को सब कंपोनेंट मिलते हैं और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर भी मजीद आप लोगों को सब कंपोनेंट मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन करके बता देती हूँ कि किस पोर्शन के अंदर कितने कंपोनेंट हैं और कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो आप लोग एरिया देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कप शेप स्ट्रक्चर तक, ये जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास पहला पोर्शन है किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है। और ये जो आप लोग यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर को देख रहे हो ना, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाउमैन, ठीक है, बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको यहाँ पर हम नाम क्या दे देते हैं, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलस का, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या चीज, रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, पहला बाउमैन कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या चीज, रीनल ट्यूब्यूल। ये जो आप लोग रिमेनिंग पोर्शन देख रहे हो नेफ्रॉन के अंदर, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ये है हमारा रीनल ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल इसको इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो ट्यूब्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं, ट्यूब्यूल का नाम दे रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या इंक्लूड है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखता है, PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। प्रॉक्सिमल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है नियर टू आवर रीनल कॉर्पसल, दैट्स वाई हम इनको PCT कह रहे हैं। PCT के बाद आता है यहाँ पर क्या चीज, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर LOH लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के हमारे पास यहाँ पर तीन पोर्शन होते हैं। पहला ये जो आप लोग डाउन पोर्शन देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, इसको हम यहाँ पे कहते हैं। दूसरा आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, ट्रांसवर्स लिम्ब, इसको यहाँ पर बोलते हैं। और ये जो आप लोगों को ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज द असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास क्या था, PCT था। दूसरा हमारे पास क्या है, लूप ऑफ हेनले है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पर जो आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज द DCT। DCT मतलब क्या है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये जो वर्ड है ना डिस्टल, ये बेसिकली निकला है डिस्टेंस से। क्या मतलब है इसका कि ये जो हमारे पास ट्यूब्स है ना, ये हमारे रीनल कॉर्पसल से दूर है, दैट्स वाई हम इनको क्या नाम दे रहे हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स का नाम दे रहे हैं। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन आप लोग ये वाली जो ट्यूब देख रहे हो दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। क्या है जी, ये है जी कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, ये हमारे पास ना तो रीनल कॉर्पसल का पार्ट है ना ही ये रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। ये हमारे पास जो है ये क्या है, सेपरेट पोर्शन है। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हुई है या फिर एब्जॉर्प्शन हुई है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग चीजें होती हैं ये उनको कलेक्ट करती है। कलेक्ट करके फिर हमारे किस में भेज देती है, हमारे यूरेटर के अंदर ये चले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक ओवरव्यू था हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का। अब मैं ना आप लोगों को वन बाय वन करके एक एक स्ट्रक्चर के अंदर मजीद हम यहाँ पर देखते हैं कि किन चीजों से मिलकर बना होता है और उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। ये मैं अब आप लोगों को वन बाय वन करके समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो पहला पोर्शन था दैट इज द रीनल कॉर्पसल। क्या था,
रीनल कॉर्पसल हमारे पास यहाँ पर पहला पोर्शन था। रीनल कॉर्पसल को देखिए तो इसका जो काम होता है वो क्या करवाता है, ये करवाता है जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाता है। और इसके अंदर हमारे पास दो ही पोर्शन थे, एक हमारे पास ये जो आप लोग कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज द बोमेन कैप्सूल, जिसको मैं कहती हूँ BMC, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो जो हमारे पास बोमेन कैप्सूल होता है ना, ठीक है ना, ये जो बोमेन कैप्सूल होता है इसकी अगर हम वॉल्स को देखें तो इसकी जो वॉल्स होती है ना बहुत ही क्या होती हैं, थिन होती हैं, ठीक है ना। और ये किस तरह होता है, ये हमारे पास डबल लेयर्ड होता है, ठीक है, ये क्या होता है जी, डबल लेयर्ड होता है। यहाँ पर देखिए कि इसके जो आउटर वाली आप लोग यहाँ पर लेयर देख रहे हो ये वाली, ठीक है, इसको यहाँ पर हम नाम क्या दे देते हैं, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं पेरिटल लेयर का, किसका नाम दे देते हैं, पेरिटल लेयर का इसको हम नाम दे देते हैं। और ये जो अंदर वाली होती है इसको हम नाम दे देते हैं विसरल लेयर का, ठीक है, किसका नाम दे देते हैं, विसरल लेयर का नाम दे देते हैं। अब ये जो विसरल लेयर होती है ना, बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को स्पेशल सेल मिलते हैं, क्या मिलते हैं, स्पेशल सेल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और वो स्पेशल सेल्स होते कौन से हैं, उनका नाम हमारे पास होता है जी पोडोसाइट। क्या होता है, पोडोसाइट, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जो है ना, अगर मैं यहाँ कलर चेंज कर दूं तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को इस तरह के ना यूं ये प्रोजेक्शन दिखाई देती है, यूं इस तरह की, इन्हीं को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, पोडोसाइट का, इनको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होता है, दूसरा रीनल कॉर्पसल का जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज दी क्या है जी, ग्लोमेरुलस। क्या होता है जी, ग्लोमेरुलस होता है। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, बेसिकली टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। क्या होता है, इसको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसको यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलस का हमारे पास वो वेजल जो यहाँ पर क्या हो रही होती है, हमारे किडनी के अंदर एंटर हो रही होती है, या सपोज यूं कहें कि हम हमारे बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है ये एंटर हो रही होती है। तो जहाँ से ये एंटर हो रही होती है इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एफरेंट आर्टरियूल का, ठीक है। और जहां से ये एग्जिट कर रही होती है, ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एफरेंट आर्टरियोल का, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। फिर आप लोग अगर ये वाला एरिया देखो तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ पर हमारे बोमेन कैप्सूल के अंदर आकर ना ये टफ्ट बना रही होती है, एक नेटवर्क बना रही होती है। ये जो हमारे पास नेटवर्क होता है इसी को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये था हमारे पास रीनल कॉर्पसल, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर मजीद आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट होता है दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल। क्या होता है जी, रीनल ट्यूब्यूल इसका नाम होता है। अब रीनल ट्यूब्यूल में हमारे पास जो पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है दैट इज द पीसीटी। पीसीटी को हम यहाँ पर देखें तो ये बना होता है हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल सेल से। किन से मिलकर बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल से मिलके बना होता है। और इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखती है क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर पीसीटी का हम यहाँ पर काम देख लें, ठीक है, तो पीसीटी का काम क्या होता है कि ये क्या कराता है, ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कराता है। क्या कराता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर ये कराता है। मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि रीनल कॉर्पसल के अंदर अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि वहां पर होती है, वो किस तरह से होती है डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या चीज, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, दूसरा इसका जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले को अगर हम यहाँ पर देखें तो लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है, इसका काम होता है जी काउंटर एक्सचेंज के अंदर, किसके अंदर, काउंटर
एक्सचेंज के अंदर, यानी कि ये तब काम करता है जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, तो बॉडी के अंदर जो वाटर होता है उसको जो है वो बॉडी से बाहर ना जाने देना, बल्कि उसको जो है हमारे ब्लड का पोर्शन बना देना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, काउंटर एक्सचेंज। ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह से फिर हमारा जो वाटर होता है उसको कंजर्व किया जाता है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्या चीज, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं, डीसीटी का नाम दे रहे हैं। अब डीसीटी को देखें तो डीसीटी का काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्या हो चुकी है, फिल्ट्रेशन हो चुकी है, रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर डीसीटी के अंदर जो कुछ भी आता है उसको यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कलेक्ट करके फिर किसको दे देती है, हमारे पास हमारे किसको दे देती है, कलेक्टिंग डक्ट को दे देती है। अच्छा, ये जो हमारे पास डीसीटी होता है ना, डीसीटी का हमारे पास काम क्या होता है, यहाँ पर इसका काम होता है जी, दो काम होते हैं। एक तो इसका ये काम होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन भी कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सेक्रीशन भी यहाँ पर होती है। किस तरह से होती है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है बाकी जितना बच जाएगा, यहाँ पर फिर जो भी आएगा, जो चीज़ भी होगी उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देंगे, यूरिन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो फिर यूरिन जो है बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे पास क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्या चीज, नेफ्रॉन। देखो भाई, दो तरह के हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एज द नेम इंडिकेट, कॉर्टिकल वर्ड निकला है हमारी किडनी के कॉर्टेक्स से। ठीक है, तो ये कहां पर प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होता है जी आउटर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स। डायग्राम पे आए, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाई है, तो यहाँ पर देखें जो व्हाइट कलर में आप लोगों को ये वाले जो नेफ्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे किडनी के किस पोर्शन में है, ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये कहां पर है जी, ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आप लोगों को दिख रहे हैं। और आप लोगों को ये जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ना, हमारी किडनी में सबसे ज्यादा नेफ्रॉन यही मिलेंगे। कितने मिलते हैं, 85% तक आप लोगों को ये नेफ्रॉन मिलते हैं। यहां से एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान से इसको सुनिएगा। इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, वो शॉर्ट होता है। आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हो कि इसका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, शॉर्ट होता है। और इसमें नो वाजा रेक्टा, बताती हूँ कि वाजा रेक्टा क्या है, सिर्फ ये समझ लें कि अभी इसमें वाजा रेक्टा नहीं होती। और ये काम किस में करता है, अंडर द नॉर्मल सिचुएशन, यानी कि नॉर्मलाइज जो है हमारी बॉडी के अंदर, जब कोई भी जो है वो स्ट्रेस नहीं है, पानी की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो तब ये काम करेंगे। ठीक है, वैसे ज्यादातर यही काम करते रहते हैं। फिर हमारे पास आता है जी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो कि आप लोगों को कहां पर मिलता है, ये दोनों रीजन के अंदर होता है। आप लोगों को कॉर्टेक्स में भी मिलता है, मेडुला के अंदर भी मिलता है। डायग्राम में देखें कि ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है, ये हमारे पास कौन सा नेफ्रॉन है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। अब इसको यहाँ पर देखो तो ये जो है हमारी किडनी का कॉर्टिकल रीजन है, और ये है हमारी किडनी का मेड्यूला। ठीक है, पढ़कर आए अभी हम। तो यहाँ पर देखो तो ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसका कुछ पोर्शन हमारे कॉर्टेक्स में है और कुछ पोर्शन हमारे मेडुला के अंदर है। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का हमारे पास इनर बॉर्डर, यानी कि ये थोड़ा सा डीप है कॉर्टेक्स के अंदर, तभी हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, इनर बॉर्डर में जो है वो क्या है, यहाँ पर इसका कुछ पोर्शन है। और फिर हमारे पास क्या है कि मेडुला के अंदर भी इसका पोर्शन है। अब यहाँ पर देखो तो ये जो हमारे पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ना, जो पार्ट इसका कॉर्टेक्स के अंदर है, कॉर्टेक्स के अंदर इसका कौन सा पार्ट है जी, हमारे पास रीनल कॉर्पसल है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर आप लोगों को पीसीटी दिखाई देता है, एंड देन आप लोगों को यहाँ पर डीसीटी और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट, ये आप लोगों को पोर्शन जो है यहाँ पे जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर मिलता है। जो चीज आप लोगों को मेडुला के अंदर मिलती है, दैट इज द लूप ऑफ हेनले। और इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि इसने रीएब्जॉर्प्शन करानी होती है वाटर की अंडर स्ट्रेस कंडीशन।
ठीक है, और इसमें वाजा रेक्टा भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और ये वर्क करता है अंडर द स्ट्रेस कंडीशन। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द कैपिलरीज ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि अगर हम अपना नेफ्रॉन देखते हैं तो नेफ्रॉन के अंदर ना आप लोगों को कुछ वेजल जो है उसके अराउंड स्प्रेड की हुई दिखाई देती हैं, और उन कैपिलरीज को हमने दो कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, उनको टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है जी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है, ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की, ठीक है। तो लोकेशन में हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है ना, ये आप लोगों को कहाँ पे दिखती हैं, बोमैन कैप्सूल के अंदर। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है जी नेफ्रॉन, ठीक है, ये है नेफ्रॉन हमारा, सपोज कर लो। तो जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है आपको कहाँ पे दिखती हैं, हमारे बोमैन कैप्सूल में। ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो कैपिलरीज आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये कैपिलरीज हमारे कहाँ पर है, हमारे बोमैन कैप्सूल के अंदर है। सो दैट्स वाई इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे रहे हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का नाम दे रहे हैं। दूसरा है हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करती हैं, जब ये हमारे बोमैन कैप्सूल से निकलती हैं तो फिर ये फैल जाती हैं यूं इस तरह से, ठीक है, यूं इस तरह से हमारे किस में फैल जाती हैं, हमारे जो नेफ्रॉन का रिमेनिंग ट्यूब्यूलर पार्ट होता है वहां पे फैल जाती हैं। सो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ये कहां पर होती है, इन ट्यूब्यूल्स में आप लोगों को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें एंट्री ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड जो है वो कहां कहां से एंटर होता है। अगर ग्लोमेरुलर की बात करें तो ये एफरेंट आर्टरियोल, यानी कि यहां से जो है ये एंटर होगा। और अगर हम यहाँ पर पेरिट्यूबुलर की बात करें तो यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल में ब्लड आने के बाद ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो कि ग्लोमेरुलर से जब ये कैपिलरीज बाहर को जाती है तो इनका नाम क्या होता है, एफरेंट, क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल इसको बोलते हैं। तो एफरेंट आर्टरियोल फिर फैल जाती हैं फिर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन में। तो हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा होता है, एफरेंट आर्टरियोल से आ रहा होता है। फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, और पेरिट्यूबुलर का काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन एंड द सेक्रीशन, दो काम होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की बात करें तो इनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, जबकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है ना, ये बॉल लाइक नेटवर्क बनाती है। यहाँ पर देखिए ये बॉल लाइक नेटवर्क बना रही है, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ग्लोमेरुलस का नाम दे देते हैं। और ये क्या होती है, नेटवर्क अराउंड द ट्यूब्यूल, ये आप लोग नेटवर्क देख रहे हो, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है, ध्यान से कीजिएगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी क्या चीज, फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। देखो भाई, जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि ब्लड को फिल्टर करना, ये बेसिकली हमारे किस में भी काम करता है, ओस्मो रेगुलेशन के अंदर भी क्या करता है, काम करता है, प्लस हमारी एक्सक्रीशन के अंदर भी ये काम करता है, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज द क्या चीज, यूरिन फॉर्मेशन। क्या होता है जी, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन होती है ना, ये 3 स्टेप्स के अंदर होती है। पहला हमारे पास जो स्टेप है दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा हमारे पास क्या होता है जी, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये 3 हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में जो है ये स्टेप्स होते हैं। वन बाय वन करके यहाँ पर स्टेप्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ तक पहुंचे हो, समझ आ गया तो फीडबैक दे दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और अपना फीडबैक भी लाजमी दे दें। तो सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन में दैट इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब ये क्या होती है, देखिए जी यहाँ पर ये होगी कैसे, अगर आप लोग यहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एज द नेम इंडिकेट ग्लोमेरुलस, यानी कि ये कहाँ पर होगी फिल्ट्रेशन, हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर होगी। तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर होती है जी कैपिलरीज,
ठीक है, क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास ये वाली जो कैपिलरीज है इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, और जो ये वाली होती है इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एफरेंट। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। होता क्या है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर, अगर आप लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो हमारा किडनी होता है, किडनी में ब्लड कहाँ से आता है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि किडनी में ब्लड कहाँ से आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारी किडनी में जो ब्लड आता है वो एओर्टा से आता है। ठीक है, और ये जो एओर्टा से ब्लड आता है ना, ये किस तरह का ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इस ब्लड के अंदर आप लोगों को क्या मिलती हैं, टॉक्सिन मिलती हैं। दैट्स वाई हमने इसी टॉक्सिन को क्या करना होता है, फिल्टर आउट करना होता है। अब कैसे फिल्टर आउट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो एओर्टा है, एओर्टा ब्लड भेज देता किस तरफ, एफरेंट आर्टरियोल की तरफ, जो कि एंटर हो रही थी हमारे किसमें, हमारे बोमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो एफरेंट आर्टरियोल का जो डायामीटर होता है, ठीक है, जो क्या होता है, डायामीटर होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, वाइड होता है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल। अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर हमारे पास ब्लड आता है एफरेंट आर्टरियोल के अंदर, तो जो हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल है इनका डायमीटर छोटा होता है। पीछे से ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से ज्यादा आ रहा होता है, आगे एफरेंट आर्टरियोल से कम निकल रहा होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, एक प्रेशर बिल्टअप होता है। और उस प्रेशर को हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, यहाँ पर प्रेशर बिल्टअप होता है, यहाँ पर इस एरिया में, इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में यहाँ पर जो है ये प्रेशर बिल्ट होता है। और इस प्रेशर का नाम हमारे पास क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेशर जो है ये बिल्टअप होता है। इस प्रेशर के बिल्टअप होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कैपिलरीज होती है, यहाँ से जब ब्लड निकल रहा होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्लड है, प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से फिर वो हमारे किस में आ जाता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रेशर के एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ पर जितनी भी हमारे पास ब्लड के अंदर चीजें होंगी वो आ जाएंगी। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होंगी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर जो चीजें होंगी उसको जो है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को वाटर दिखता है, आप लोगों को यहाँ पर आयंस दिखते हैं, प्लस आप लोगों को यहाँ पर जो है वो अमाइनो एसिड दिखता है, आप लोगों को यहाँ पर ग्लूकोज दिखते हैं, यहाँ पर कुछ आयंस है जैसे कि सोडियम है, क्लोराइड आयन है, यहाँ पर आप लोगों को ये दिखता है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आप लोगों को मजीद और क्या क्या देखने को मिलेगा, यूरिया है, ठीक है, यूरिक एसिड होगा, प्लस एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं, तो अब हम इनको नाम क्या दे देंगे, हम इसको नाम दे देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, इनको हम यहाँ पर नाम दे देंगे। ठीक है, समझ आ गया कि हमारे पास जो यूरिन फॉर्मेशन में पहला जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है वो किस तरह से होता है, आप लोगों ने सिंपल एक वर्ड के थ्रू याद रखना, दैट इज दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है जी, फिल्ट्रेशन होती है, और जो चीजें फिल्टर होकर आएंगी दैट इज द, उसको हम नाम क्या दे देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो फिल्टर नहीं होती। ठीक है, जो फिल्टर नहीं होती। अब जो फिल्टर नहीं होती उनमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास होगा जी लार्ज प्रोटीन। ठीक है, ये यहाँ पर जो है फिल्टर नहीं होगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, RBCs। ठीक है, ये भी यहाँ पर फिल्टर नहीं होंगे क्योंकि इनका साइज जो होता है ना वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है ना वन सेल्ड थिक होती है, दैट्स वाई इनका साइज बड़ा होने की वजह से ये यहाँ से जो है ये स्क्वीज आउट नहीं होते। और तीसरी चीज जो है इनमें क्या होगी, प्लेट
लेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि इनमें से कौन सी चीज़ें बाहर आती हैं, कौन सी चीज़ें बाहर नहीं जाती, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला फंक्शन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं दूसरा फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज द ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास ये जो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से यहाँ पर हमारे पास आ गई थी, ठीक है ना, अब क्या होगा कि इनके अंदर जो थे ना यूजफुल सब्सटेंस भी थे, ठीक है ना। तो अब हमने उन यूजफुल सब्सटेंस को इस यूरिन का पार्ट नहीं बने देना, क्योंकि अगर ये यूरिन का पार्ट बन गए ना तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी बॉडी में उन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब हमने क्या कराना है, यहाँ पर हम कराएंगे ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगी, किन किन सब्सटेंस की रीएब्जॉर्प्शन होगी, ये मैं आपको बताती हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है ना, यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे। एक बात आप नोट कर लें कि हमारे पास ये जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे। अब यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन होती है ना, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जो है ना रीएब्जॉर्प्शन होती है। समझ लें इस बात को कि ये जो रीएब्जॉर्प्शन है इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है। और ये जो रीएब्जॉर्प्शन होती है ना, ये कहाँ कहाँ से होती है, ये भी एक बात आप लोग याद रख लें। ये होती है जी पीसीटी से, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और हमारे पास कहाँ से होती है डीसीटी से होती है, ठीक है ना, और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट से होती है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का, यहाँ से जो है यहाँ हम रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे। अब कौन से पोर्शन से क्या चीज़ रीएब्जॉर्ब होगी, ये वन बाय वन करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होती है ना, ये जो रीएब्जॉर्प्शन होती है बेसिकली ये एक्टिवली भी होती है और पैसिवली भी होती है। देखो पैसिवली तो हो जाएगी, अब एक्टिवली कैसे होती है, इस बात को समझो कि ये हमारे पास जो एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होती है वो किस तरह से होती है। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में बताया था कि जो हमारा पीसीटी होता है ना, यहाँ पर आपको मिलते हैं क्यूबॉइडल सेल और आपको क्या मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है कि ये क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये जो क्यूबॉइडल सेल होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल क्या करते हैं, क्यूबॉइडल सेल इसी एटीपी को यूज करते हैं और जो चीज़ें हमने क्या करानी होती है रीअब्सॉर्ब करानी होती हैं, ठीक है, तो वो एटीपी को यूज करके उन चीज़ों को दोबारा से क्या करते हैं, हमारे ब्लड का जो है वो पार्ट बनाते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो पीसीटी है, ठीक है ना, इस पीसीटी से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अगर देखें ना तो इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, हमारे पास सोडियम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम प्लस हमारे पास जो वाटर होता है ना, ये यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और इन दोनों की यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि यहाँ पर ये कितने परसेंट जो है ये रीअब्सॉर्ब होते हैं, तो ये 65% तक ये क्या हो जाते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। बाकी बचा हमारे पास क्या चीज़, अमाइनो एसिड प्लस हमारे पास क्या होता है ग्लूकोज। ये यहाँ से जितने निकले थे हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से, सपोज करो कि अगर यहाँ पर सपोज करो 100% यहाँ पर निकले थे तो 100% ही दोबारा से हम इसको क्या करा लेंगे, रीएब्सॉर्ब करा लेंगे, यानी जितना निकले थे उतना करा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास वाटर और सोडियम को कितने परसेंट हम यहाँ पर रीएब्सॉर्ब कराते हैं, 65% तक हम इसको रीएब्सॉर्ब करा लेते हैं, ठीक है। तो ये पीसीटी था। अब पीसीटी के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है। इस डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ और सिर्फ क्या निकल सकता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर जो है ये निकलेगा। याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे पास परमिएबल होता है, किस चीज़ के लिए, हमारे पास वाटर के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आप लोग देख रहे हो, ये परमिएबल होता है किस चीज़ के लिए, ओनली, ठीक है, ओनली फॉर साल्ट,
ठीक है। तो ये साल्ट के लिए परमिएबल होता है, जैसे कि हमारे पास सोडियम हो गया, हमारे पास क्लोरीन हो गया, हमारे पास क्या हो गया, पोटाशियम हो गया, हमारे पास कैल्शियम हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इनकी हम क्या करा लेंगे, रीएब्जॉर्प्शन करा लेंगे, इनको यहाँ से जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पीसीटी और यहाँ पर हमारे पास लूप ऑफ हेनले की बात हो गई। बात करते हैं हम किस चीज़ की, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे पास है डीसीटी की और ये हमारे पास है जी कलेक्टिंग डक्ट की। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन होनी होती है ना, वो यहाँ ये लूप ऑफ हेनले और यहाँ पीसीटी में हो जाती है, यहाँ तक हो जाती है। अब बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ना नेफ्रॉन का, जैसे कि हमारे पास डीसीटी है और हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। अब इनमें भी रीएब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन वो जो रीएब्जॉर्प्शन होनी होती है ना, वो हमारे पास कंडीशनल होती है। मतलब कि जब बॉडी के अंदर क्या ज़्यादा हो जाए, साल्ट ज़्यादा हो जाए, वाटर की कमी हो जाए, या फिर हमारा बीपी जो है वो डाउन हो जाए, तब हम क्या कराते हैं, यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं। और यहाँ पर ये जो रीएब्जॉर्प्शन होनी होती है ना, यहाँ पर ये हार्मोनल कंट्रोल के अंडर आती है, ठीक है। अब कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कहाँ कहाँ पे जाकर नेफ्रॉन के किस पार्ट के ऊपर जाकर एक्ट करेंगे और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वन बाय वन करके यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो हार्मोन है दैट इज दी एल्डोस्टेरोन। आप लोगों ने इसमें से ये याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से आपने याद क्या रखना है कि ये कहाँ से निकलेंगे, कहाँ पे एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, मतलब कि उनका जो फंक्शन होगा। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने हर हार्मोन की यहाँ पर जो है वो याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास क्या है, पहला है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, ये कॉर्टेक्स से निकलता है, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। कब निकलता है, जब हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, सोडियम है, इसकी क्या हो, यहाँ पर हमारे पास डेफिशिएंसी हो, जब ये कम हो हमारे किस चीज़ में, हमारे फिल्ट्रेट में, ठीक है ना, ये तब निकलते हैं। अच्छा, फिर क्या हो, सॉरी हमारे फिल्ट्रेट में नहीं, हमारी बॉडी के अंदर, समझ आ गया। अच्छा, अब जब ये निकलते हैं तो ये कहाँ पर जाकर एक्ट करते हैं, इसका जो एक्शन होता है ये पीसीटी के ऊपर होता है और किसके ऊपर होता है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर इसका जो है यहाँ पर क्या होता है जी, एक्शन होता है। अब ये पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जाकर करते क्या है, वहां पर ये जाकर क्या करते हैं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गई है, सोडियम की कमी हो गई है। तो ये पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जाकर क्या करेंगे, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएंगे और साथ साथ किसको कराएंगे, पोटाशियम को भी कराएंगे, और यहाँ पर वाटर को भी रीअब्सॉर्ब कराएंगे। और इससे क्या होगा, बीपी जो है फिर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये एल्डोस्टेरोन का काम होता है। अच्छा, बायो के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्ट बेस होती हैं, उनके अंदर कोई कंसेप्ट होता नहीं है, वो जैसे लिखी होती है आप लोगों ने एज इट इज़ उसको याद रखना होता है। तो कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे, तो उनमें से ये हमारे पास ये टॉपिक भी वैसा ही है। आप लोगों को जहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ, जो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपने एज इट इज़ इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एडीएच, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है ना। अब ये कब निकलता है, जब बॉडी को क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है ना। और फिर ये क्या करता है, ये किसके ऊपर जाकर एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट। इसने किस पे एक्ट किया था, पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे, और यहाँ पर एडीएच किसके ऊपर कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पे कर रहा है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इंक्रीज कर देता है परमिएबिलिटी ऑफ द वाटर और फिर नॉर्मलाइज कर देता है बॉडी वाटर बैलेंस को। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर तो डिहाइड्रेशन है, ठीक है। तो हमारे पास डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है हमारी किडनी के अंदर आकर जो काम करता है, दैट इज द एडीएच, याद रखिएगा। जो एल्डोस्टेरोन है इसका काम है सॉल्ट के साथ, एडीएस का काम है वाटर के साथ। दूसरा हमारे पास होता है जी पैराथॉर्मोन, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास पैराथॉर्मोन हार्मोन होता है ना, ये कहाँ से रिलीज होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से। एक्ट कहाँ पे करता है, पीसीटी और डीसीटी के ऊपर। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम को क्या कराता है, रीअब्जॉर्ब कराता है और फिर डिक्रीज कराता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रेनिन।
अब ये जो रेनिन होता है ना हार्मोन, ये किडनी से ही निकलता है, ठीक है, ऐसा हार्मोन जो किडनी से खुद ही निकले, ठीक है। और ये हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, ये रास सिस्टम बनाता है। रास क्या है, रास का मतलब क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम सेकेंड, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। और ये जो हमारे पास रेनिन होता है ना, ये एडीएच और एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट काम करता है। यानी कि हमारे पास अगर हम एडीएच को देखें तो ये वाटर को क्या कर रहा था, नॉर्मलाइज कर रहा था बॉडी के अंदर। एल्डोस्टेरोन को देखो तो वो साल्ट की क्या करा रहा था, रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था। अब ये उसका क्या करेगा, उलट काम करेगा। यानी कि जो एडीएच हमारे पास क्या करा रहा था, वाटर के लिए परमिएबल था, तो ये वाटर को आप परमिएबल नहीं होने देगा। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है ना, इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ द एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। फिर ये क्या करता है, इंक्रीज करता है बीपी और इंक्रीज करता है हमारे पास किस चीज को, ब्लड वॉल्यूम को, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, ये जितने हमने 4 हार्मोन पढ़े, ये तब निकलते हैं जब बॉडी के अंदर साल्ट की क्या हो जाए, साल्ट की कमी हो जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए या बीपी डाउन हो जाए, ये तब निकलते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें जो है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, यानी कि हमारे पास जो वाटर है वो ज़्यादा हो जाए, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए और बीपी भी ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, तब हमारे पास एक और हार्मोन निकलता है, दैट इज़ द ANP एंड ANF। ANP बोले तो क्या, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। अब ये रिलीज कहाँ से होता है, ये हमारे हार्ट से रिलीज होता है। कब, जब बीपी हाई होता है, ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, यानी कि बॉडी के अंदर पानी ज्यादा हो गया, ठीक है, हमने पानी पिया, पहले पानी था, अब पानी ज्यादा हो गया, तो तब ये हमारे पास क्या होगा, निकलेगा। तो फिर ये कहाँ पर जाकर एक्ट करेगा, हमारी कलेक्टिंग डक्ट पे और हमारी किस चीज के ऊपर, एफरेंट आर्टरियूल के ऊपर जाकर जो है वो एक्ट करेगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एल्डोस्टेरोन को। अब एल्डोस्टेरोन निकल रहा था और क्या करवा रहा था, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था। तो जब हमारे पास क्या होगा कि ये इसकी इनहिबिशन हो जाएगी, तो सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। फिर इससे क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम। ऑब्वियसली कि एल्डोस्टेरोन कम हुआ तो हमारे पास साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन भी क्या हो गई, कम हो गई। फिर जब साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कम हो गई तो वाटर भी क्या होगा, लेस एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास जो हमारा बीपी है वो नॉर्मलाइज होगा, और इससे क्या होगा कि ऐसा होने पर जो यूरिन है उसका इनपुट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बार बार आपको यूरिनेशन होती है। समझ आ गया इतना। तो यहाँ तक हमने जितना पढ़ा, ये दूसरा स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज द ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, दैट इज द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब यहाँ पर हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जब हमारे पास क्या हो रही होती है, फिल्ट्रेशन हो रही होती है, या यूं कहें कि हमारे पास जब यहाँ पर चीज़ें फिल्ट्रेट होकर आती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्या होता है, जब हम इसकी रीअब्जॉर्प्शन करा रहे होते हैं तो यहाँ से चीज़ें जो है यहाँ पे बाहर निकल जाती है। कौन सी चीज़ें हैं बाहर निकलने वाली, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, NH3, यानी कि यहाँ पर अमोनिया निकलता है बाहर, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलता है, NH3 निकलता है, प्लस यहाँ पर जो है H पॉजिटिव आयन और यहाँ पर K प्लस आयन भी यहाँ से निकलते हैं। तो इनके निकलने से ना यहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमारा pH है, ठीक है ना, वो एसिडिक हो जाता है। अब हमारे pH की नॉर्मल वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो कितनी होती है, 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। तो ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है ना, तो मेनली इसका जो काम होता है वो हमारे किसके साथ होता है, pH को मेंटेन करने में। अब pH को यहाँ पर जो है, ये हमारे पास जब यहाँ से निकल जाती हैं चीज़ें तो हमारा जो ब्लड होता है उसकी pH एसिडिक हो जाती है। तो अब हमने क्या करना होता है कि ये जो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, हमने इनको दोबारा से क्या करना होता है, यहाँ पर हमारे फिल्ट्रेट के अंदर दोबारा से डालना होता है, ताकि हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक ना रहे, उसकी जो pH है वो नॉर्मल हो जाए। अब कौन कौन से नेफ्रॉन के पार्ट से क्या क्या हमारे पास यहाँ पर जो है वो सिक्रिएट होगा, तो मैं वन बाय वन करके आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये जो हमारा PCT है, ठीक है ना, PCT के अंदर यहाँ पर क्या क्या चीजें सेक्रिएट होंगी, यहाँ पर हमारे पास NH3
प्लस यहाँ पर आप लोगों को जो है वो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोबारा से हम इसको क्या करा लेंगे, सेक्रीट करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पीसीटी से ये होता है। फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, डीसीटी की बात करते हैं, तो डीसीटी में हमारे पास क्या, हम इसको सेक्रीट कराएंगे, यहाँ पर हम K प्लस को और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन को जो है वो हम दोबारा यहाँ पर क्या करा देंगे, सेक्रीट करा देंगे। बाकी रहा हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट से भी हम K प्लस और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पर हम क्या करा लेंगे, इनको दोबारा से सेक्रेट करा लेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो क्या करते हैं, हमारा जो किडनी होता है वो ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जितना पढ़ा ये था हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन। अब फिर जितना बच जाता है सेक्रेशन के बाद वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यूरिन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर सारी की सारी सेक्रेशन होने के बाद अब जो कुछ भी यहाँ पर बच जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है ना, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है जी यूरिन। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 स्टेप्स के अंदर चीज़ों को यहाँ पर हमने निकाला, फिर उनको रीअब्जॉर्ब किया, फिर हमने उसको सेक्रेट किया, यहाँ तक फिर हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें जो चीज़ भी आकर बचेगी उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। अब यूरिन बनने के बाद जो यूरिन होता है वो किस तरह से फ्लो करता है, कौन सा जो हमारे पास पाथवे है ये अडॉप्ट करता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूरिन होता है वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, हमारी कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है ना, कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर आने के बाद फिर वो कहाँ पे जाता है, जो हमारा क्या होता है, माइनर केलिक्स होता है, ये यहाँ पर जाता है। माइनर केलिक्स के बाद फिर वो आता है जी किस चीज़ में, मेजर केलिक्स में। ठीक है, मेजर केलिक्स को यहाँ पर फॉलो करने के बाद ये यहाँ पर क्या कहाँ पे जाता है, रीनल पेल्विस में आता है। ठीक है ना, अब रीनल पेल्विस में आने के बाद ये फिर कहाँ पे जाएगा, ये जाता है जी हमारे पास यूरिटर में जाता है। ठीक है, अब यूरिटर से जाने के बाद ये फिर कहाँ पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर से फिर कहाँ पे जाएगा, आउटसाइड द बॉडी क्या हो जाएगा, आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाएगा। तो ये है हमारे पास एक यूरिन का पाथवे जो कि यूरिन बॉडी से जाने के लिए क्या करता है, यूज करता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं दैट इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। और यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो प्लीज़ आप लोगों ने अपना अच्छा सा फीडबैक देना है, वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अच्छा, ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है ना, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ने में जो है वो कंफ्यूजन फील करते हैं, लेकिन एक बार समझ लें ये टॉपिक बिल्कुल ही हलवा है। अब कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। अब ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है ना, ये है क्या, ये कब होता है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ये समझ लें, आप लोगों के लिए टॉपिक आसान है। अब ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है ना, ये तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए, स्ट्रेस हो हमारी बॉडी के अंदर, ये तब होता है। ठीक है ना, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गई है या स्ट्रेस कंडीशन है तो उस वक्त जो यूरिन बना है और यूरिन के अंदर जो वाटर होगा उसको दोबारा से हमने क्या करना होता है, रीअब्जॉर्ब कराना होता है। तो ये हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का सिंपल अगर मैं यहाँ पर पर्पस बताऊं तो इसका पर्पस क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, यूरिन होता है, उसको क्या करना, कंसंट्रेटेड बनाना। कब, जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो, जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो, तब ये क्या करता है, उसको कंसंट्रेटेड बनाता है। ठीक है, ये समझ आ गया अब आप लोगों को। अब डायग्राम पर आते हैं, समझे कि यहाँ पर मैंने क्या क्या कुछ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा क्या चीज़, ये है हमारा ये जो मैंने नेफ्रॉन बनाया है, ये कौन सा नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये JMN लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसका यहाँ पर नाम है। अब यहाँ पर हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है यहाँ पर ये लेंथी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लेंथी होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन को अगर हम यहाँ पर देखें
तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और यहाँ पर फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा क्या होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, वो इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर में यूज नहीं होता। अब इस नेफ्रॉन का मैंने वो पार्ट यहाँ पर ड्रा किया है जो हमें चाहिए था, बाकी मैंने यहाँ पर रहने दिया, जैसे कि जो हमारे पास रीनल कॉर्पसल था वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। अब ये जो नीचे मैंने यहाँ पर बनाई है दैट इज द वाजा रेक्टा, ये क्या है हमारे पास वाजा रेक्टा है हमारे पास, समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास क्या होता है ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर ये फिल्ट्रेट मूव कर रहा होता है और इसकी डायरेक्शन हमारे पास यूं इस तरह से होती है, ये डिसेंडिंग, फिर हमारे पास ये ट्रांसवर्स, फिर ये हमारे पास क्या होता है असेंडिंग होता है। तो हमारे पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या जो है मूव कर रहा होता है, फिल्ट्रेट मूव कर रहा होता है। फिर हमारे पास ये जो वाजा रेक्टा है, वाजा रेक्टा में ऑब्वियसली क्या है ये ब्लड वेजल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि क्या मूव कर रहा होता है ब्लड, और ब्लड की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास इस तरह से होती है, ठीक है। यानी कि ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अपोजिट हमारा जो हार्ट जो हमारा ब्लड होता है ये यहाँ से क्या करता है मूव करता है। जो फिल्ट्रेट होता है और जो हमारे पास ब्लड होता है इनकी अपोजिट डायरेक्शन की फ्लो को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर इनको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन चाहिए, वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, वाजा रेक्टा चाहिए, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हमें चाहिए वो है, हमें क्या चाहिए, वो है जी साल्ट। अब कौन सा साल्ट चाहिए, हमें चाहिए जी NaCl, यानी कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड चाहिए, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए जी यूरिया, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर यूज करनी है और अपना जो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा फिल्ट्रेट होगा, उसके अंदर जो वाटर होगा उसको कंजर्व करेंगे और यूरिन को क्या करेंगे कंसंट्रेटेड करेंगे। कैसे कि हमें पता है, मैं आपको पढ़ा कर आई हूँ कि ये जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब होता है ये ओनली परमिएबल होता है किस चीज के लिए, यहाँ पर साल्ट के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये साल्ट यहाँ पर निकलेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर ये साल्ट निकलते हैं तो ये साल्ट कहाँ पर आ जाते हैं, इस वाजा रेक्टा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये वाजा रेक्टा में आने के बाद वाजा रेक्टा के अंदर क्या है ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड से फ्लो करते करते यहाँ पर ये इस स्पेस में आ जाएंगे, ये यहाँ वाली स्पेस में आ जाएंगे। इस स्पेस को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं क्या चीज, मेडुलरी, ठीक है, मेडुलरी इंटस्टिशियम, ठीक है, इसको नाम यहाँ पे दे देते हैं। तो NaCl निकल कर यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है इस इंटस्टिशियम में आ जाएगा, मेडुलरी इंटस्टिशियम में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि जो यूरिया है वो हमें कहाँ से मिलेगा, यूरिया आप लोगों को इस कलेक्टिंग डक्ट से मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा जी, ये यूरिया होगा, यूरिया आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। यूरिया क्या करता है, यूरिया जो है इसके सामने यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा को यहाँ पर ये क्या करेगा, जंप करके यहाँ पर इस मेडुलरी इंटस्टिशियम में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसमें से हमारे पास कुछ यूरिया जो है वो यहाँ लूप ऑफ हेनले में आ जाएगा, ठीक है, और कुछ जो है वो फिर हमारे पास वाजा रेक्टा में आ जाएगा। अब जो यूरिया हमारे लूप ऑफ हेनले में गया है इसको फिर हम यहाँ से जो है क्या करा देंगे, रिमूव करा देंगे, क्योंकि हम यूरिया को बॉडी के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास लूप ऑफ हेनले में जो यूरिया आएगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिलीज करा देंगे। बाकी हमारे पास जितना भी यूरिया यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर आ गया, वाजा रेक्टा में आ गया, तो ये दोबारा यहाँ से ये मूव करेगा, मूव करके यहाँ पर जो है ये इधर इस मेडुलरी इंटस्टिशियम में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो मेडुलरी इंटस्टिशियम है यहाँ पर क्या हुआ, जो साल्ट थे, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ठीक है। अब साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या हुआ कि जो लूप ऑफ हेनले है उसका जो हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब होता है। मैं आपको पढ़ा कर आ चुकी हूँ, ये क्या होता है, ओनली परमिएबल होता है, ठीक है, ओनली परमिएबल टू वाटर, ठीक है,
और हमें पता है वाटर की ये हैबिट है कि ये क्या करता है, ये कम सोल्यूट वाले एरिया से ज्यादा सोल्यूट वाले एरिया की तरफ जाएगा। तो यहाँ इस फिल्ट्रेट में अब क्या हो गया, हमारे पास जो साल्ट थे उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ये कम वाले एरिया से कहाँ पर जाएगा, ये निकल कर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने इस फिल्ट्रेट में से वाटर को निकाल लिया, और फिर जो हमारे पास यहाँ पर फिल्ट्रेट में बच गया वो यूरिन था, और यूरिन अब क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया है। तो ये था हमारे पास एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर, या इसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर भी इसको नाम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को सिंपली समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर किसी का कोई सवाल हो तो भी आप लोग मुझसे इजीली कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम होता है इसमें यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं और आपके सिलेबस में भी यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर डिसऑर्डर दिए गए हैं उनको वन बाय वन करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास क्या चीज़, किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन क्या होता है भाई, देखो ये हमारे पास अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, जब यूरिन क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। तो फिर क्या होता है, क्रिस्टल ऑफ मैनी साल्ट डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, सपोज करो ये यूरिन था और यूरिन में हमारे पास क्या थे, ये यहाँ पर जो थे वो क्या थे, क्रिस्टल थे। अब ये क्रिस्टल ये क्या होंगे, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे, ये इस तरह से ये डिपॉजिट होंगे और फिर ये क्या कर देते हैं, हार्ड स्टोनी मैस बना देते हैं, जिसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, किडनी स्टोन का हम इसको यहाँ पर जो है वो नाम दे देते हैं। समझ आ गया किडनी स्टोन क्या होता है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये जो स्टोन होती है ना, इनके यहाँ पर ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट को हम तब करते हैं जब हमें यहाँ पर ये मालूम हो कि जो किडनी स्टोन है उसका साइज क्या है, क्योंकि हर साइज के अकॉर्डिंग उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास स्मॉल साइज का जो स्टोन होता है, ये यहाँ पर हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर हम इसको जो है बहुत ज़्यादा पानी पीने से इसको हम रिमूव करा देते हैं, ये खुद ब खुद ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। फिर आता है हमारे पास मीडियम साइज का। मीडियम साइज का थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, और इसको यहाँ से रिमूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिथोट्रिप्सी करते हैं। लिथोट्रिप्सी का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो है वो हम बम्बार्ड करते हैं, एरिया लोकेट करके किडनी के किस एरिया में जो है किडनी स्टोन हो चुका है, तो उस एरिया को हम लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद उस पर शॉक वेव्स डाली जाती हैं। फिर जो शॉक वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो स्टोन होता है स्टोन को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, सैंड के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, और फिर इस सैंड को पानी के थ्रू, पानी पी पी के हम इसको क्या करा देते हैं, बॉडी से रिमूव करा देते हैं। बाकी रही बात हमारे पास लार्ज साइज की, तो लार्ज साइज में हम क्या करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम यहाँ पर कट लगाते हैं और फिर वहां से फिर क्या हो जाता है, ऑपरेशन के थ्रू हम उस स्टोन को जो है वो क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज, किडनी स्टोन। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग डायग्राम देख सकते हो कि ये जो स्टोन है ना, किडनी में कहीं पे भी हो सकती हैं, ये रीनल पेल्विस में भी हो सकती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी आ सकती हैं, इवन कि ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में के अंदर भी आ सकती है, उसको स्टक भी कर सकती हैं, जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, तो ये कहीं पे भी हमारे पास हमारे किडनी के पोर्शन में हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर नेचर देखिए किडनी स्टोन का, यानी कि ये किडनी स्टोन जो है ये किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ हमारे पास ऐसी होती हैं स्टोन जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि ये किस वजह से होती हैं, ये हमारे पास जो कैल्शियम होता है, ठीक है ना, जो कैल्शियम हमारे पास होता है उसके ज़्यादा होने से हमारे पास जो किडनी स्टोन बनता है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। तो ये तकरीबन जो होती हैं, जो स्टोन होती हैं, 70% हमारे पास ये जो स्टोन होती है ना, वो यहाँ पर कैल्शियम के डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पर बनती है। दूसरा होता है हाइपर ऑक्सिलेरिया। ये हमारे पास क्या होता है कि ये जो कैल्शियम होता है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट,
ठीक है ना, इसके डिपॉजिट होने से बनते हैं और ये तकरीबन जो है ये 15% हमारे पास स्टोन में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। और फिर आता है हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया, जो कि किस वजह से होती है, यूरिक एसिड की अकामुलेशन की वजह से होती है, और ये तकरीबन 10% हमारे पास ये जो स्टोन होती हैं वो इस यूरिक एसिड वाली होती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर बैक पेन होता है, वोमिटिंग, नोजिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फाउल स्मेल इन यूरिन। फाउल स्मेल क्यों होती है, क्योंकि जो स्टोन होते हैं ना उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं, उन पोर में बैक्टीरिया आकर रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इन्फेक्शन भी होता है और फाउल स्मेल होने लगती है, पस वगैरह जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या चीज़, किडनी स्टोन से रिलेट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रीनल फेलियर। फेलियर का मतलब क्या होता है, किस चीज़ का फेल हो जाना। रीनल फेलियर का मतलब क्या है कि हमारी किडनी का फेल हो जाना। अब किडनी का फेल हो जाना क्या मतलब है, इससे मतलब ये कि किडनी अपना फंक्शन या तो कंप्लीटली या फिर पार्शली जो है ये लॉस कर दे। अब किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। अब जब किडनी हमारा यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा तो इट्स मीन रीनल फेलियर हो गया। और जब यूरिन नहीं बन रहा तो किडनी के थ्रू जो पहले हमारे पास सॉल्ट रिलीज हो रहे थे वो नहीं होंगे, वो बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे प्रॉब्लम होगा। अब इसका हमारे पास काज क्या होता है, एज है, डाइट है, हाई कैल्शियम सॉल्ट अगर आप लोग यहाँ पर ले रहे हो, हाइपरटेंशन है, हाई ऑक्सलेट आपके फूड के अंदर है, तो इससे भी क्या होता है, रीनल फेलियर होता है। अब हमारे पास ये जो रीनल फेलियर होता है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब अगर एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट का मतलब क्या होता है कि आपका जो किडनी है वो अचानक से काम करना छोड़ जाए। अब अचानक से काम करना छोड़ जाए किडनी, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है कि आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ जिससे सीवियर ब्लड लॉस हो चुका है, आप ड्रग्स ले रहे थे खासकर कैंसर के, उससे भी क्या होता है, जो हमारा किडनी है वो फेल हो जाता है। आपका लीवर फेल हो गया तो किडनी फेल हो जाता है। हार्ट अटैक आया तो अचानक से हार्ट अटैक आने से जो है वो ब्लड नहीं जाएगा किडनी को, और किडनी के जो हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, मसल होते हैं, वो काम करना छोड़ देंगे। इससे क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर हो जाएगा। या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाए, एकदम से हाई हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो बहुत ज़्यादा हाई होने से भी ये नुकसान हो सकता है। क्रॉनिक का क्या मतलब होता है, क्रॉनिक का मतलब होता है कि किडनी फेल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है ना, लंबे अरसे से ये लगा हुआ है फेल होने में। अच्छा, इसका काज क्या है, आपका जो है वो लॉन्ग टाइम से हाई ब्लड प्रेशर चलता आ रहा है, आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, या फिर बार बार किडनी स्टोन हो रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, रीनल फेलियर हो जाता है। अब रीनल फेलियर यानी कि अगर किडनी फेल हो गया है तो क्या इसको रिकवर किया जा सकता है, क्या ये इसका फंक्शन जो है दोबारा से परफॉर्म करने दिया जा सकता है, तो यस, इसको जो है यहाँ पर हम इस काबिल बना देते हैं कि किडनी जो है यहाँ पर अपना फंक्शन कर सके। अब वो ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होती है, एक होता है किडनी ट्रांसप्लांट, दूसरा हमारे पास होता है डायलिसिस। ये किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस किसका ट्रीटमेंट है, हमारे पास रीनल फेलियर का। वन बाय वन करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला है जी किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी को क्या करते हैं हम यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम के पोर्शन में लगा देते हैं। अब यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट है क्या कि रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज किडनी, जो पेशेंट की डैमेज किडनी होती है उसको क्या कर देना, रिप्लेस कर देना विद द डोनर हेल्दी किडनी। इसी को हम क्या कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास डोनर है, यानी कि ये जो हम किडनी लेंगे, जिससे भी लेंगे, अब वो कौन हो सकता है, वो या तो हमारा रिलेटिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी से भी ले सकते हो। लाइफ भी हो सकता है और डिसीज्ड भी हो सकता है, आपका ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि अगर हम यहाँ पर किडनी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि जो डोनर टिश्यू है ना ये मैच होना चाहिए, जिससे आप जो किडनी है ले रहे हो ना उसका जो है हम क्या कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, टिश्यू मैचिंग का टेस्ट कराते हैं। अगर वो मैच हो गए देन हम उसको लगा देते हैं, वरना नहीं लगाते। जिस तरह से हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड जो है किसी को लगता है तो उससे पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही है कि किडनी को लगाने से पहले उसका टिश्यू मैचिंग टेस्ट किया जाता है। अच्छा, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं ना तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं,
उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। देखो भाई, अगर हम बॉडी के अंदर कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो फौरन से पहचान जाता है कि ये मेरी बॉडी का नहीं था, ये बाहर से आया है, फिर उसके रिजल्ट में वो एक्शन शो करता है। तो इस एक्शन से बचने के लिए जब भी हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, सुप्रेस कर देते हैं बाय सर्टेन मेडिकेशन। ठीक है, मेडिसिन दी जाती है ताकि हमारा जो इम्यूनिटी है वो सोया रहे, इसको पता ना चले कि हमने जो है वो किडनी को ट्रांसप्लांट कर लिया है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, सुप्रेस होने से फिर क्या होता है कि जो हमारा इम्यूनिटी है वो वीक हो जाता है। जब हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर इन्फेक्शन भी होते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे इन्फेक्शन जो नॉर्मल लाइफ में हमें कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, वो भी हमें क्या करने लगते हैं, बीमार करने लगते हैं। फिर क्या होता है, वेट लॉस होने लगता है, एसिड फॉर्मेशन होने लगती है, अल्सर भी हो जाता है, इन्फेक्शन होते हैं, बोन प्रॉब्लम जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक किडनी को लगाने में ये कितना अरसा जो है ये चल जाती है, तकरीबन 10 से 15 साल तक ये इजीली जो है ये चल जाती है एक किडनी। ठीक है, फिर दोबारा से लगानी पड़ती है। दूसरा हमारे पास रीनल फेलियर का जो ट्रीटमेंट है दैट इज द डायलिसिस। ठीक है ना। अब डायलिसिस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक और नाम भी देते हैं, आर्टिफिशियल किडनी है भाई। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, डायलिसिस होता है ना, इसका अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। दो तरह की होती है, एक होती है पेरिटोनियल और दूसरी होती है हमारे पास क्या चीज, दूसरी होती है जी हीमोडायलिसिस। ठीक है, वन बाय वन करके मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। अब ये जो वर्ड है ना पेरिटोनियल, ये निकला है कहाँ से, पेरिटोनियम से निकला है। अब पेरिटोनियम क्या होती है, जो हमारी गट होती है, गट में हमारा जो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और हमारा क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये सपोज करो ये क्या है, ये हमारा एब्डोमेन है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अराउंड जो स्पेस होती है, ठीक है, ये देखिए, ये स्पेस जो होती है, इसी स्पेस को हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, पेरिटोनियम का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस है, बेसिकली इसी पेरिटोनियम में होने की वजह से इसको नाम दे दिया गया, क्या चीज, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब किस तरह से होगी, यहाँ पर देखिए कि हम करते क्या हैं कि हम यहाँ पर जो पेशेंट होता है उसके एब्डोमेन के अंदर यहाँ पर एक ट्यूब फिट करते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे, पेरिटोनियम के अंदर ट्यूब फिट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस ट्यूब के साथ एक डायलिसिस बैग लगा होता है जिसके अंदर क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है ना। अब इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, ये सोल्यूशन जो है पानी की तरह से दिखता है लेकिन ये पानी नहीं होता, यहाँ पर साल्ट और मिनरल की वगैरह की क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, यहाँ पर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जब चीज़ें जो है वो क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो फिर ब्लड के थ्रू जो है वो कहाँ पर जाती है, हमारी बॉडी में जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी होती है हमारी एब्डोमेन कैविटी के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या हो गया है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा हो गई है, यूरिया ज्यादा हो गया, उसको हमने निकालना है। तो यहाँ पर जो डायलिसिस फ्लूइड होता है हम यहाँ पर डालते हैं और डायलिसिस फ्लूइड में ये चीजें कम होती है। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये डायलिसिस फ्लूइड के होने की वजह से जो ब्लड के अंदर चीजें ज्यादा होंगी वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये दिन में कितनी दफा किया जाता है, 3 to 4 टाइम हम इसको जो है वो रिपीट करते हैं, विच इज वेरी पेनफुल। ठीक है, और साथ में अटेंडेंट भी होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज, पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है
कि हम पेशेंट की जो बॉडी होती है उसके बाजू से हम क्या करते हैं, ब्लड को लेते हैं और ब्लड हम यहाँ पर इस कैपिलरीज में सॉरी इस ट्यूब में गुजारते हैं। और ये जो ट्यूब होती है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करती है, यानी कि ऐसे जैसे हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो हमारे पास कैपिलरीज का एक टफ्ट होता है, ये वैसे ही काम करती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरफ से पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या होता है कि साथ में हम क्या लगा देते हैं, साथ में जो है वो हम यहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर सब कुछ होगा किसके सिवाय, यूरिया के, ठीक है, यूरिया यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस डायलिसिस फ्लूइड को इन कैपिलरीज के अंदर से यहाँ पर गुजारते हैं। अच्छा, हम ब्लड को जो है वो नीचे से लेकर जाएंगे, नीचे से क्यों नीचे से लेकर जाएंगे, ताकि इसको जो है यहाँ पर फिल्ट्रेशन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, यहाँ से जो है वो हमारे पास यूरिया को हम क्या कर ले, निकाल ले, और ब्लड को हम क्या कर ले, यहाँ पर फिल्टर कर ले, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे से क्या डालते हैं, फ्रेश फ्लूइड डालते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा होता है, ब्लड आ रहा होता है, यहाँ पर जो है वो क्या होगा, यहाँ से पास होगा, पास होते होते यहाँ पर हमारे पास जो यूरिया वगैरह होगा उससे वो निकल कर यहाँ पर इसमें आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, ये यूज्ड डायलिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा और फिर हमारे पास जो ब्लड होगा वो क्लीन किया हुआ दोबारा से हम क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर लगा देंगे। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, हीमोडायलिसिस। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी वन शॉट का ख़त्म हुआ। होप कि ये सारे का सारा लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर तो समझ आया है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।